आज का कहानी है दिल को रुलाने वाला सच्ची लव स्टोरी। एक लड़के की है। उसने इतने जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी का मिश्रित भाव लिए उसकी तरफ देखा। वो अपनी जीत पर इतराती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल में उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए खोसा गया। बड़ी बड़ी नशीली आंखें, बारीकी से तराशे गए नाक नक्श, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह पारियों वाली खूबसूरती लिए हुई थी। ऊपर से उसकी मोहक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्मा कर धीरे से नजरें झुकाई तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल के उपवन में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसकी इंतजार कर रहा था। पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झनकार सुनाई पड़ी। आते ही वह मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों जन्म के बिछड़े प्रेमी मिलते हो। कैसी हो, मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एकदम बुजदिल और काया हो। वह रो रही थी। अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी छलक उठी। तुमने अगर अपना समझा होता तो बताया नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी। कुछ मत बताओ। उसकी उंगलियों मेरे होठों पर थी। एक बात कहूँ, काफी देर बाद उसने मेरे सीने से अपना चेहरा हटाया। हाँ बोलो, मैंने उसकी उंगलियों को नरमी से चुभते हुआ बोला। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। जानता हूँ, तो फिर अगले जन्म में मिलोगी ना। वह घास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। बताओ, मिलोगी ना। कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठ बैठा। देखा तो मेरे एक तरफ पत्नी नीतू तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ। मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज सुनकर नीतू भी उठ बैठी। क्या हुआ, वह घबराकर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं, एक सपना देखा था। अब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। क्या आप ठीक हैं? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सो जाओ, मैं जरा टहल कर आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। नीतू के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गए कहते हुए प्रताप ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की जमीन पर उतरकर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन। प्यार का कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती है। यह मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांवों में धान रोपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव कुछ निकम्मे युवकों को ताश खेलते देखकर मैंने प्रताप और एजाज से पूछा। हाँ, मुझे खेलना आता है। प्रदीप ने अपनी धाक जमाई। मुझे भी सीखना है। चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा तो वे दोनों तैयार हो गए। प्रदीप पता नहीं कहां से एक पुरानी ताश का बंडल उठा लाया और हम तीनों गांव के ही एक अंकल के बैठके में ताश खेलने बैठ गए।
मैं तो ताश खेलने में बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दांव खेलकर अपनी पत्तियां गंवा रहा था। प्रदीप हर बार बाजी जीतकर खुद को जीनियस समझ रहा था। अरे 1.5 फुट के छोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैं अपनी बार बार कटती हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। आवाज सुनकर मैं पीछे पलटा तो अंकल की बेटी सितारा के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमर पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल के बेटी की सहेली थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता था। हाँ तो तुम्हें क्या है? प्रदीप अकड़कर बोला। शायद वो उसके स्वभाव से परिचित था। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कहते हुए वह तेजी से सामने पड़े ताश के पत्तों पर झपटी। प्रदीप ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। यह देखकर अब वो और भड़क गई और उससे भिड़कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब प्रदीप भी समझ गया कि वह ज्यादा देर तक ताश के पत्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी में उन्हें मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे फौलादी मुट्ठी में कैद थे। वो एक पल के लिए तो ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मेरी तरफ बढ़ गई। प्रदीप की ढिठाई देखकर अब मेरे अंदर भी हौसला आ गया था। लो, छीन सको तो छीन लो। मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी सहेली की तरह निगाह दौड़ाई। सितारा मुस्कुराती हुई सारा तमाशा देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में उसका हौसला बढ़ाया। वह थोड़ा मुस्कुराई और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ बंद मुट्ठी को खोलने में लग गई, जो कि एक लड़की के लिए तो क्या, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए टेढ़ी खीर था। मैं बचपन से ही कसरत करता था और जुडो कराटे की प्रैक्टिस किया करता था, अतः मुझसे बड़ी उम्र के लड़कों में भी मेरा अलग ही रौब था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसिया कर उसने मेरी उंगलियों में अपने दांत गड़ा दिए। अचानक हुए दर्द के एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उससे ताश के पत्तों को सैकड़ों टुकड़े कर दिए। मैं अवाक देखता रह गया। ऐसे ही लोग स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो देवांती वॉइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।